नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ब्रेन बुशवाई सौरभ में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक जो है वो लेखपाल या चकबंदी लेखपाल या उन सभी व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है जो जो ये जानना चाहते हैं कि जब नक्शे में नंबरिंग जो होती है वो कैसे होती है। यानी कोई नक्शे का नंबर कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है, या नंबरिंग की क्रिया जो होती है वो कैसे की जाती है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक भू चित्र आलेखन से संबंधित है। ये टॉपिक जो है वो लेखपाल यानी जो नवनियुक्त लेखपाल है उन भाइयों के लिए भी है, क्योंकि उनके पेपर में एक क्वेश्चन यानी उनके पेपर में एक प्रश्न इससे भी रिलेटेड पूछा जाता है। या कोई लेखपाल पदोन्नति होता है और राजस्व निरीक्षक बनते हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं कि उस किसी भी गांठों का नंबरिंग कैसे की जाती है। दोस्तों, ये टॉपिक को मेरे द्वारा 2 वीडियो में बनाया जाएगा। पहले वीडियो में मैं आपके सामने इसकी जो व्याख्या यानी इसकी जो प्रक्रिया होती है उसे मैं मौखिक आपको बताऊंगा। दूसरे वीडियो में मैं आपको नंबर अंदाजी करके भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि नंबर अंदाजी जो मैं बोल रहा हूं होता क्या है। जैसे जब किसी गांव का सर्वे जब पूरा हो जाता है, यानी जब किसी गांव का प्लॉटिंग का कार्य पूरा हो जाता है, यानी जब प्लॉटिंग हो जाएगा तो जरूरत पड़ती है कि उन गांठों के नंबरिंग की। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को उस नंबर अंदाजी के दौरान अपनाया जाता है। कौन सी प्रक्रिया है, कैसे उसे बनाएंगे, उस नंबरों को कैसे हम डालेंगे उस गांठों में, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा जान लें कि इसकी नंबर अंदाजी की परिभाषा क्या होती है। दोस्तों, नंबर अंदाजी वह क्रिया है जिसके द्वारा गांठों के अंकन की संख्यात्मक क्रिया सही सही की जाती है। भू चित्र में क्रमागत सही नंबर डालने की क्रिया को नंबर अंदाजी कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये नंबर अंदाजी क्लियर हो गया। यानी किसे किसे कहा जाता है, यानी जो भी भू चित्र बनाए जाते हैं किसी गांव के और उसमें जो अंकन किया जाता है, या किसी भी गांठों का आपने बनाया एक समूह, उनमें जो अंकन होगा उसको सही क्रमागत क्रिया में करना ही नंबर अंदाजी है। अब ऐसा नहीं कि जहां मन किया उसको उस वहां पर जगह पर हम भर देंगे, ऐसा नहीं होता। इसके लिए भी कुछ नियम है कि कैसे आप उन गांठों को भरेंगे। तो इन नंबर अंदाजी की जरूरत क्या होती है, यानी उसका उद्देश्य क्या होता है, आपको मैं बता दूं कि इसका उद्देश्य, जैसे जब आप गांठों पर नंबर नहीं डालेंगे, डायरेक्ट वो गांठे अगर होंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा कि कौन से गांठे की बात की जा रही है। इसीलिए गांठों की नंबरिंग की व्यवस्था की गई है। यानी उस गांठे का पर्टिकुलर कोई नंबर होगा, उस नंबर के द्वारा ही उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इसीलिए जो नक्शे होते हैं उसमें नंबर डालने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, इस नंबर डालने की वजह से, जो नंबरिंग करने की वजह से किसी भी गांठे के बारे में शीघ्र जानकारी मिल जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से जो नंबर अंदाजी होती है वो समस्त अभिलेखों का जो खसरा का तौनी होता है उसका मूल आधार होता है। और इसके बिना अभिलेख जो है वो कैसा होगा, वो अपूर्ण होगा, यानी पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों, अभी जो मैंने बताया इससे जो नंबरिंग जो होती है यानी नंबर अंदाजी की क्या आवश्यकता होती है ये आपको समझ में आ गया होगा, इसकी जरूरत क्या होती है। दोस्तों, फिर भी आपको ये बता दूं कि भूखंड की आकृति सीट पर निरूपित करने के लिए यह सर्वेक्षण किया जाता है। क्षेत्र पंजी भी बनाई जाती है। क्षेत्र पंजी मतलब जो उसका ब्यौरा बनाया जाता है, यानी किस जगह पे किसका कब्जा है, यानी उसके आधार पर किसी गांव का आलेखन किया जाता है। यानी जो गांव का जो सजरा होता है, नक्शा होता है, उसको तैयार किया जाता है। क्या होता है दोस्तों, जो नक्शे तैयार होते हैं फिर उस किस आधार पर, यानी इंच पैमाना है कि मीट्रिक पैमाना है, उसके आधार पर उस नक्शे को तैयार किया जाता है। ये ध्यान देना है कि जिस पैमाने पर तैयार किया गया है उसका भी विवरण दिया गया होता है कि वो इंच पैमाने पर आधारित है नक्शा की मीटर पैमाने पर। उसके आधार पर उस गांठे का क्षेत्रफल बनाया जाता है और उसके आधार पर उसकी चित्रण किया जाता है उस नक्शे पे। सब कुछ होने के बाद तब जाकर के नंबरिंग का कार्य किया जाता है। दोस्तों, गांठे तो बन जाते हैं, लेकिन उन गांठों से यह ज्ञान नहीं होता कि कौन खेत कहां पर है। उनका छोटा हो सकता है कि सभी गांठे तो समान आकार के नहीं होंगे, कुछ गांठे छोटे होंगे, कुछ गांठे बड़े होंगे। केवल उनके आधार पर हम उसका विवरण नहीं दे सकते। इसीलिए
जरूरत होती है किसकी, नंबर अंदाजे की। दोस्तों जब छोटे बड़े गांठे जब होते हैं तब क्या होता है कि उसका संपूर्ण विवरण जो छोटे और बड़े गांठों का उस पर मानचित्र पर लिखना संभव नहीं होता। यानी उनका जो भी नाम होता है उन काश्तकारों का उस मानचित्र पर तो आप लिख नहीं पाएंगे। इसीलिए उन सभी के लिए एक नंबरिंग की आवश्यकता होती है। तब जरूरत पड़ती है किसकी, नंबर अंदाजी की। दोस्तों इसी नंबर अंदाजी से बनता है हमारा खसरा। यानी जब खसरा अभिलेख तैयार होगा तो उस खसरे के आधार पर क्या होगा, उन गांठों का विवरण नंबरिंग नंबर वाइज दिया गया होता है। जो खसरा अभिलेख होता है वो एक नंबर से शुरू होकर बढ़ते क्रम में दिया गया होता है। यानी जो नक्शे होते हैं वो भी क्रमागत दिए गए होते हैं और खसरे में भी ये नंबरिंग जो होती है वो क्रमागत होती है। दोस्तों जो खतौनी होता है वो भी इस गांठे पर डिपेंड होता है, लेकिन वो जो खतौनी होती है वो वर्णमाला क्रम के अनुसार दी गई होती है। दोस्तों जब नंबरिंग डालने की शुरुआत हुई तो ये समस्या आई कि कैसे किस नियम से नंबरिंग की व्यवस्था की जाए, क्योंकि किसी किसी गांव में, छोटा हो गांव चाहे बहुत बड़े गांव हो, नंबरिंग अधिक ही होता है। यानी किसी भी में गांठों की संख्या 1000 से ऊपर भी हो सकती है, 2000 3000 भी हो सकता है, किसी गांव में 200 300 भी होता है। यानी किसी गांव में जब कोई भी संख्या 200 हो चाहे 2000 हो, आप अगर नंबरिंग करेंगे तो रैंडम कहीं किसी का नंबर आप नहीं डाल सकते, क्योंकि इससे नंबर के छूटने की या अन्य समस्याओं के होने की भी संभावना अधिक हो जाएगी। इसीलिए जरूरत पड़ी एक नियत नियम की। इस नियम के अनुसार जो नंबरिंग की क्रिया होती है वो उत्तर पश्चिम दिशा से, यानी उत्तर पश्चिम जो कोना होता है उस कोने से दक्षिण पूरब का जो कोना होता है वहां पर आकर के समाप्त होता है। यानी अगर एक नंबर जो है, अगर किसी गांव में 1000 नंबर है तो एक नंबर की शुरुआत उत्तर पश्चिम कोने से शुरू होगा और जो 1000 नंबर होगा वो आकर के दक्षिण पूरब कोने पर समाप्त होगा। दोस्तों यदि किसी गांव में नक्शों की संख्या 1 से अधिक है तब उस गांव में जो नक्शों की नंबरिंग की जाएगी वो कैसे की जाएगी, वो सीट वार की जाएगी। यानी जिस सीट पर हम पहले सीट पर अगर हैं तो उसको पहले सीट से शुरू करके उसी सीट पर अंतिम नंबर की ओर हम पहुंचेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि यदि किसी नंबरिंग को ऐसा नहीं होगा कि जब सीट वार बनाया जाएगा नक्शा तो कोई गाटा हो सकता है कि वो 2 भागों में बढ़ जाए, तो इसको ध्यान रखते हुए नंबरिंग की जाती है। अगर 2 भागों में गाटा बटेगा तो ये ध्यान रहे कि जो सीट में पहले आएगा उसी का नंबर दूसरे सीट में भी माना जाएगा। ऐसा नहीं कि उस गाटा जो दूसरे सीट में कट गया उसके लिए अलग से नंबर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। यानी उसके लिए आपको जो पहले सीट में अगर नंबर दिया हुआ है उसी को दूसरे सीट में भी माना जाएगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको ये क्लियर होगा कि मेरा जो बार संख्यांकन होगा वो कैसे होगा। जो कंफ्यूजन होगा वो आपका यहीं पर दूर हो गया होगा कि सीट वार संख्यांकन कैसे किया जाता है। दोस्तों ये ध्यान रहे, एक छोटी सी बात ही जान लीजिए कि जब आप किसी गांव के नक्शे को नंबरिंग कर रहे हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि नक्शे जो होते हैं वो आपके गांव के बने होते हैं। यानी आपका गांव जिस तरीके से अगर खत्म होगा, जिस तरीके से आपके गांव का बॉर्डर होगा, उसी बॉर्डर से सटे हुए जो गांव होंगे उस पर उसी के आकार को पूरा करते हुए बनाए जाते हैं। यानी मान लीजिए अगर मेरी ये उंगली है, इस बीच में अगर ये गांव का नक्शा ऐसे जो दिया गया है इसमें आप नंबरिंग कर रहे हैं तो जो पीछे वाला गांव होगा उसके आगे का शेप जो होगा, जैसे यहां से सटा हुआ ये गांव इधर पूरा हो रहा है तो ये जो शेप होगा इसी से जुड़ा हुआ जो आकार होगा वो दूसरे गांव में दर्शाया जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है जो ये आकार होगा ये आकार उस दूसरे गांव में भी दर्शाया जाएगा जिस गांव से सटे गांव जो बॉर्डर वाले गांव है। तो कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है कि क्या जो भूमधरी के नंबर हैं और जो सरकारी नंबर हैं क्या दोनों के लिए अलग अलग नंबरिंग की व्यवस्था की गई है। यानी क्या सरकारी नंबर के अलग से नंबर लिखे जाएंगे और भूमधरी के लिए अलग से लिखे जाएंगे, क्या भूमधरी में बढ़ते क्रम में नंबरों की व्यवस्था की गई है और इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। दोस्तों ये ध्यान रखिए कि अगर आपके सामने जो भूमधरी का नंबर हो चाहे सरकारी नंबर हो उसमें नंबरिंग करते समय
आपको यह नहीं देखना है कि कौन सा गाटा सरकारी नंबर है या कौन सा गाटा मुंगरी का नंबर है। यानी आप नंबरिंग करते समय एक तरफ से बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे और उसी क्रम में उत्तर पश्चिम से शुरुआत करके दक्षिण पूर्व कोने पर आकर के समाप्त करेंगे। इसके बीच जो भी नंबर आएंगे उसका नंबर आप करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हो सकता है कि आपके सामने जो ट्रेसिंग की गई हो वो एक लंबा चकमार्ग दिया गया हो। तो दोस्तों अच्छा ये होगा, ये सुविधा के लिए आप उस चकमार्ग को दो भागों में या अपनी जरूरत के अनुसार कई भागों में बांट करके नंबरिंग का क्रिया कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके सामने जो भी नक्शे में दिया हो उस आधार पर सुविधा के अनुसार उसका बंटवारा करके भी छोटे छोटे नंबरों में आप उसको नंबरिंग का कार्य कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि नंबर अंदाजी करते समय किसी भी गाटा जो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे रास्ता हो, चकमार्ग हो या कुछ भी दिया गया हो, उस नंबर को छोड़ना नहीं है। यदि आपने उसे अलग से बनाया हुआ है तो उसकी प्लॉटिंग करते समय आपको उसका नंबर जरूर देना है। दोस्तों जो नंबरिंग होती है वो उसकी दिशा को भी आपको उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण की ओर देनी चाहिए और स्पष्ट उस नंबर का नंबर लिखना चाहिए। दोस्तों नंबरिंग करते समय हो सकता है कि अगर आपके सामने बहुत ही छोटे गांठे दिए गए हों और उस पर लिखे जाने वाली नंबर की संख्या बड़ी हो जो स्पष्ट न हो पा रही हो। यानी कहने का मतलब जैसे मान लीजिए किसी गांठे का आकार बहुत छोटा है और उसमें आपको 4 अंक की संख्या लिखनी है, तब आप क्या करेंगे? तो दोस्तों ध्यान रखिए, इसके लिए आपको उसके 4 अंकों की संख्या न लिख करके अंतिम में आप उन 2 अंकों को लिख सकते हैं। जैसे आपके सामने अगर 1125 नंबर लिखना है, चाहे 1132 नंबर लिखना है, तो इसके लिए आपको 1125 पूरा ना लिख करके आप उसके स्थान पर 25 या 32 लिख सकते हैं। दोस्तों कोई भी कार्य कितने भी अच्छी तरीके से किया जाए लेकिन कभी कभी भूल चूक हो ही जाती है, यानी कोई लिप की त्रुटि हो ही जाती है। कहने का मतलब यह है कितना भी सावधानी से अगर आपने नंबरिंग किया और अगर मान लीजिए गांव की जो संख्या है वो बड़ी संख्या है, यानी गांव में गांठों की संख्या अधिक है, मान लीजिए कि 2000 3000 1000 या मान लीजिए 2 ही 400 हो, जो भी हो, अगर आपके द्वारा लिखने में अगर उस नंबरों को लिखने में कोई गाटे का नंबर छूट गया तो क्या उस गाटे का नंबर नहीं दिया जाएगा? दोस्तों उस गाटे का नंबर भी अवश्य दिया जाएगा, लेकिन उस गाटे का नंबर क्या दिया जाएगा? क्या फिर से उसे काट करके पूरे गांव की नंबरिंग को सुधारा जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपने पूरे गांव की नंबरिंग कर ली और उसमें से 2 गाटे या 3 गाटे जो भी छूट गए तो आप ये देखेंगे कि कौन सा गाटा पहले आप कर रहे हैं। अगर आप जिस गाटे को कर रहे हैं आपने 2 गाटे लिए, आपने 2 गाटे का नंबरिंग नहीं किया, तो ये पहले गाटे वाले में अगर गांव में आपने 1125 गाटों का नंबरिंग किया हुआ है, यानी 1 से 1125 का नंबरिंग आपने कर दिया और अभी भी 2 गाटे छूट गए, बीच में गाटे छूटे हुए हैं, उसकी नंबरिंग करनी है, तो कैसे नंबरिंग करेंगे आप? ये देखिए कि अगर पहला जो नंबर है वो 64 और 65 के बीच में छूटा हुआ है, यानी जिसके करीब में होगा उसको देखिए। पहले 64 और 65 के बीच में छूटा हुआ है, यानी इसके लिए 1125 तो आपने नंबर कर लिया। अब अगला नंबर डालने के लिए, जो छूटा हुआ नंबर डालने के लिए 1125 से आगे बढ़ेंगे। पहला काम दोस्तों ये करिएगा कि नंबरिंग करते समय जो आगे की संख्या होगा उसको अंश के रूप में यानी न्यूमरेटर के रूप में रखेंगे। जैसे अगला नंबर आएगा 1126 और जिसके आसन्न जो गाटे होंगे उसमें जो छोटा वाला गाटा होगा, जैसे मैंने अगर 64 और 65 बोला या 65 जो भी बोला मैंने, तो उसमें जो छोटा वाला होगा 64 नंबर उसको उसके नीचे लिख देंगे। यानी कभी कभी दोस्तों बाद में क्या होता है बटे नंबर भी पढ़ते हैं, उसके बारे में बता दे रहा हूं, अभी बताऊंगा। और ऐसे ही दोस्तों एक और गाटा छूटा हुआ है तो वो 26 के आगे 27 नंबर होगा, यानी 1127 और जिस नंबर से सटे हुए नंबर होगा उसको बटा के रूप में वहां पर लिखा जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के जो छूटे हुए नंबर होते हैं उसे मतरूक नंबर भी कहा जाता है और इस मतरूक नंबर की नंबरिंग करने के लिए जो प्रक्रिया मैंने आपको बताया उसको आप फॉलो कर सकते हैं।
दोस्तों कुदान नंबर क्या होता है, कुदान संख्याएं क्या होती हैं? नाम से ही स्पष्ट है, कुदान यानी एक स्थान से कूद के दूसरे स्थान पर दिया जाना, किसी नंबर का दिया जाना। यानी अब ये कैसे होगा? जैसे दोस्तों मैंने आपको ये वी शेप का, मैंने दोस्तों आपको वी शेप का बताया, यानी कोई नक्शा आ रहा है और ये बड़ा नक्शा है, और अगर आपने नंबर करते समय इस स्थान पर नंबरिंग किया और आपको अब इसकी दाहिनी तरफ जाना है, लेकिन यहां से कोई कोई नंबर आगे की ओर टच नहीं कर रहा, यानी यहां पर जाने के लिए, इसके लिए दोस्तों यहां से जब यहां जाएंगे आगे वाले नंबर पे, तो इसे कहा जाएगा कुदान नंबर। यानी जिस कोने से आप कूद करके दूसरे स्थान पर जाएं, यानी कोना कुदान हो गया, यानी ये कोना बना हुआ है, इस कोने से दूसरे नंबर पर पहुंचना, यानी इसे कोना कुदान कहा जाएगा। दोस्तों दूसरा जो कुदान नंबर होता है वो खेत कुदान कहा जाता है। वो क्या होता है? दोस्तों जब कोई गाटा किसी अन्य गाटा की परिसीमा में पड़ता है, जैसे कहने का मतलब है कोई रूम है आपके सामने, उस रूम का कोई नंबर दिया गया है और उस रूम के नंबर के बीच में छोटे छोटे 2-3 नंबर या कोई भी नंबर दिए गए हैं, यानी उस गाटे तक जाने के लिए कोई अलग से नंबर टच नहीं कर रहा, यानी उस गाटों से बाहर निकलने के लिए कोई नंबर नहीं टच कर रहा, यानी उसे कहेंगे खेत कुदान। यानी उन गाटों के बीच में वो गाटा होता है और वो गाटा बाहरी नंबर से टच नहीं करता, इसलिए उस जगह पर जरूरत होती है वो खेत कुदान की। उम्मीद करते दोस्तों ये कुदान जो नंबर है वो आपको मौखिक रूप से स्पष्ट हो गया। दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन होगा इसके अगले वाले पार्ट में आप इसे जरूर देखिएगा, जिसमें मेरे द्वारा आपको स्पष्ट तरीके से नंबरिंग करके भी दिखाया जाएगा और ये जो भी नंबर होंगे उसके बारे में भी अच्छे से बताया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूसरों में शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों नवनियुक्त लेखपाल वालों से ये जरूर निवेदन है कि वो इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे जिससे उनको इस टॉपिक के बारे में जानकारी अच्छे से मिल सके। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।